अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। एक तो सबसे पहले जो आलमी मंजरनामा है उसके हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बात की। एक सेमिनार था जहां पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि दो ब्लॉक्स बन रहे हैं अमेरिका और चीन के दरमियान। जो एक सर्द जंग है उसके नतीजे में दो ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान ये वाज़े करना चाहता है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि हम वैसा ही रोल प्ले करेंगे जैसा ईरान और सऊदी अरब के मामले में पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए किया था। तो अब भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने की कोशिश करें। ये सर्द जंग जो है इसका ख़ात्मा हो और इस तरह के ब्लॉक्स दुनिया में ना बने। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की बात, वो जब से अफ़गानिस्तान में मामला तब्दील हुए हैं तब से करते आए हैं। आज कुछ तज़किरा उन्होंने CPEC का भी किया और इसके साथ साथ वो ये भी फरमाते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं और जंग से हमेशा जो नताइज हैं वो गलत निकलते हैं। फिर मसला कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। उनका कहना था कि बंदूकों से नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। ख्वाहिश है कि ऐसी क़यादत भारत में आए जिससे हम मुज़ाकरात कर सकें और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल कर। टू बिगिन विद, सबसे पहली जो चीज़ है अमेरिका और चीन के हवाले से, ये पॉलिसी शिफ्ट और जो क्लैरिटी हमारी ना होना है। ख़ास तौर पे हमने हाल ही में देखा जिस तरह से अमेरिका और मतलब ये दिस इज़ हैपनिंग राइट आफ्टर मोहित यूसुफ जो है एक BBC हार्ड टॉक में अपना इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त दूरियां हैं, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी हद तक अमेरिका पाकिस्तान को दूर कर चुका है। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अब भी पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर करे। इससे पहले जो एक गिला शिकवा रहा वो बड़े तवील अरसे से है, जो बाइडन साहब की इमरान खान साहब को कॉल ना करना। बरतानिया का दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक नहीं किया। उसकी क्या वजूहात है? क्या उन्हें कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं है? उनके साहबजादे वहाँ पर हैं, वो पर्सनल विज़िट पे वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन चाइना जिसका एक प्रोजेक्ट जिसके हम बड़े थैंकफुल रहे वो CPEC था और आज CPEC पर बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं, ख़ास तौर पर IMF की शराइत को लेकर, काम की प्रोग्रेस को लेकर, गवादर के एहतजाज को लेकर, वहाँ होने वाले कामों को लेकर। तो बज़ाहिर तो ये बड़ा अच्छा है कि तमाम इशूज़ पर खान साहब बोले, लेकिन इसने मज़ीद, टू माई अंडरस्टैंडिंग, हम अपने ज़ाहिर तज्ज़ियाकारों से इस पर राय लेंगे, हमें मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया है कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी जो शाह महमूद कुरैशी साहब बताते हैं वो है, जो मोहित यूसुफ साहब बयान देते हैं वो है, जो खान साहब कह रहे हैं वो है, या वी लैक क्लैरिटी? हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी पॉलिसी है क्या। अब अगर ब्लॉक्स बन रहे हैं, हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना है, किसी की तरफ टिल्ट रखना है, नहीं रखना, ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आज पूरी की पूरी बात सुनी उससे मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है बड़ी हद तक। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा इस तमाम चीज़ को हम डाइसेक्ट करें और जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान 3 साल गुजरने के बावजूद अमेरिका मुसलसल आपको डीलिफ्ट रखे हुए है। ट्रंप ने आपके इक़्तिदार के आगाज़ में जो वादे किए, फिर जो कुछ हुआ, फिर जिस तरह कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, फिर आप कश्मीर के सफ़ीर बने, फिर आपने सिफारतकारी करने की बात की, कहा ख़बरदार को उस तरफ गया या कोई बात की, फिर आप उस सारे मामले को भूल गए चंद क्लॉक्स लगाकर, और मैक्सिमम काम आपने कश्मीर को लेकर ये किया कि आपने कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम दे दिया। दिस इज़ ऑल दैट यू हैव डन। वो बोर्ड्स पूरे तब्दील हो चुके हैं, इस्लामाबाद के तमाम लोग जानते। इसके अलावा क्या किया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं आज सवालात करना चाहूँगा। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अब 1-2 दिन से चल रही है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बात की, हमने कल प्रोग्राम में भी बात की थी, लेकिन आज एक और चीज़ चूँकि आई है तो मैं चाहूँगा उस पर भी हम बात करें। सबसे पहले कल तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वो किस तरह से है ये थोड़ा सा समझने से हम कासिर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर फिर भी जो तेल है, डीज़ल है, मामला आते हैं, चीज़ें हैं, वो हमें सस्ता मिल रहा है कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से। अब अगर वो मुआवजना इस बात का बिल्कुल गवर्नर स्टेट बैंक की रज़ा बाक़िर साहब की तरह कर रहे हैं जिन्होंने ये बयान दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान अच्छा हो गया, या कोई डॉलर कमा के लाए तो उसके लिए सस्ता तरीन मुल्क है, तो शायद ये चंद, मुझे नहीं पता, लाख या जो भी फिगर होगा उनके लिए तो अच्छा है, या टूरिस्ट को भी मिला लें, पर जो यहाँ 22-23 करोड़ अवाम रह रहे हैं उनके लिए कहाँ से सस्ता है ये नहीं पता। अब उनका फोकस भी यहाँ के अवाम है, या उनका फोकस अब 2 साल से ही अगले इलेक्शन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनसे वोट लेना है और उन्हीं के लिए उन्हें ये मुल्क सस्ता लग रहा है। दिलचस्प बात आज की है, तो कल की बात हो गई। फवाद चौधरी साहब, जो कि जिनका काम इतलात से वाबस्ता है लेकिन हर बात पर वो ज़रूर अपना तबसरा करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, करना भी चाहिए। वो कह रहे हैं लगता है शरह नमू 5% से तजावज़ कर जाएगी। जो ग्रोथ रेट है हमारा 5% से इस साल
एक्सपेक्टेड है कि वो तजावज़ कर जाए। मुल्क में महंगाई ज़रूर है वो कहते हैं, लेकिन 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई है। उन्होंने कहा कि कपास के हवाले से और गंदम के हवाले से हमारी जो 1 खरब 18 अरब रुपए इजाफी हमें मिले हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चीनी कंट्रोल नहीं होती, जो मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ें हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि ज़राअत ने बेतहाशा तरक्की की है, उस तरक्की के समरात किसको मिलने हैं? अगर पाकिस्तानी अवाम को वहाँ पे भी कुछ सस्ता नहीं मिल रहा, किसको मिल रहे हैं? और तवक्को आप 5% से ज़ायद ग्रोथ रेट की कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड थिंग दैट विल डिस्कस। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और ज़ैगम खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। अजीम चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। आपने यकीनन सुना होगा जो कुछ आज इमरान खान साहब ने, एक तवील उनकी तकरीर थी, जो कुछ उन्होंने कहा। मैंने तो अपनी राय का इजहार सर कर दिया इंट्रो में, आपको क्या समझ में आया है? हमारी पॉलिसी क्या है? मुझे अगर टू बिगिन विद, हम क्या सोच क्या रखते हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? हम अफ़गानिस्तान भी पुरअमन देखना चाहते हैं, हम चीन के भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम अमेरिका से भी बेहतरीन दोस्ती चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिशात, हम कश्मीर का हल भी चाहते हैं, भारत में अच्छी क्या आदमी, ये क्या सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी सारी बातें हैं, रियलिटी से बहुत दूर है? रियलिटी क्या है सर? बहुत शुक्रिया अरसलान। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हमने ये बात कही थी कि हम उस ब्लॉक में या उस मुल्क का साथ देंगे जो हमारा दिफा करने की ज़िम्मेदारी लेगा और हमें पैसे देगा। 3 साल के बाद अमेरिका ने हमें $1 अरब दिए थे और हम अमेरिकी ब्लॉक में चले गए थे। अमेरिकी ब्लॉक में जाने के बाद हम सीटो सेंट्रो के मेंबर भी रहे, उन मुआहदों में हम शरीक रहे, लेकिन चीन के साथ हमारी दोस्ती हमालिया से बुलंद रही। ये एक तज़ाद है, हम इस तज़ाद को एक तवील अरसे से लेकर चल रहे हैं। हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स, हमारे तमाम बाअसर लोग अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी सर्वाइवल चीन और रूस के साथ मिलकर ही हो सकती है। अमेरिका के साथ मिलकर हम अपनी सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ सकते, न मुआशी तौर पर, न समाजी तौर पर, न सियासी तौर पर, न फ़ौजी तौर पर। हम उसे 65 और 71 में देख चुके हुए हैं। अब भी हमारे जो मसाइल हैं उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें अगर नहीं शामिल, और एक ज़माने में तो खैर रूस भी शामिल था, इसलिए कि रूस और भारत के दरमियान एक दिफाई मुआहदा था। चीन हमारा जितना साथ देता है वो हम जानते हैं, चीन ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया वो भी हम जानते हैं, लेकिन हमने जो कुछ चीन के लिए किया उसको हम बावर करवाना नहीं चाहते। हमने चीन के लिए दुनिया के रास्ते खोल कर दिए थे, लेकिन हम ये बात करना नहीं चाहते, और अगर करें भी तो दबे दबे लफ्ज़ों में करना चाहते हैं। हमने अमेरिका की जंग लड़ी और अमेरिका की जंग लड़ने के नतीजे में हमें खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सैकड़ों हज़ारों लोग हमारे जामे शहादत नोश फरमा गए और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की हालत हुई। पाकिस्तान में अफ्यून, चर्च, भंग, पता नहीं क्या क्या कुछ हमें सौगातें मिली, और उसके साथ ही साथ इतना ज़्यादा असला मिला कि 1985 की असम्बली में असलम खटक साहब ने कहा था कि 35 लाख क्लाशनकोव पाकिस्तान में बग़ैर लाइसेंस के है। आज कितनी है मुझे अंदाज़ा नहीं है, हुकूमत बता सकती है। हमें अमेरिका की दोस्ती के नतीजे में बहुत सारी पाबंदियां वक्तन फ़वक्तन उठानी पड़ी, और सेंक्शंस के नतीजे में हमारी हालत ये है कि हम ईरान से तेल ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी पाइपलाइन को पूरा नहीं करते। हम रूस के साथ मुआहदा करते हैं, लेकिन पाइपलाइन को हम पूरा नहीं करते। हम चीन की तरफ देखते हैं, लेकिन चीन हमें ये कहता है कि आप अपने मामलात को आसान तरीक़े से हल करने की कोशिश कीजिए, हम तो आपके साथ हैं। ये सर्द जंग जो रूस और अमेरिका की थी, ये तब्दील हो चुकी हुई है। हमें इस बात को देखना चाहिए कि रूस और चीन आपस में किस सतह पर मौजूद हैं, और शंघाई कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। कौमों की और मुल्कों की फ़ॉरेन पॉलिसी उनके मफादात पर मबनी होती है, पसंद नापसंद पर नहीं चल सकती। हमारे साथ जो मामलात मौजूद हैं इस वक्त, उसमें हमें सज़ा देने का फ़ैसला किया गया हुआ है अफ़गानिस्तान की वजह से, जिसमें अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ। और ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जंग मसाइल का हल नहीं है।
अमेरिका वहाँ तवील अरसा लड़ा। हम 2006 से 5 से उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस जंग के नतीजे में मासवा ज़िल्लत और रसवाई के और कुछ नहीं होगा। वो उनको नसीब हो गई। ऐसी तो वियतनाम में भी ना हुई थी। अब जो ईरान के साथ उनके मामलात हैं, उन्होंने मुआहदा किया और तोड़ दिया। हमारे साथ भी उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में जो चीज़ें तय की, उनसे उन्होंने इनराफ़ किया। उनके लिए एक बड़ी मार्केट है इंडिया की, जिसके साथ वो अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर करना चाहते हैं। वो चीन का रास्ता शोएब साहब, लेकिन अब बात तो ये है कि हम आज भी यही अमेरिका को कह रहे हैं कि लौट आओ। मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, देखिए पाकिस्तान की सरकार की पॉलिसी और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात, ये दो मुख्तलिफ तरफ जा रही हैं। लोग नहीं चाहते कि हम अमेरिका की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारें। लोग ये भी नहीं चाहते कि हम चीन की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारें। लोगों को इस पर भी कुछ शुबहात हैं, लेकिन हमारे साथ जो बहुत ज़्यादा मामलात चीन के बेहतर हो सकते हैं, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें रूस के साथ अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए। अब रूस और भारत के दरमियान एक खलीज मौजूद है। हम पर तो एक ज़माने में एम्बार्गो था कि हम रूस की बनी हुई कोई चीज़ नहीं ले सकते थे, पर्टिकुलरली असला। और इंडिया और जो अमेरिका से हमें असला मिलता था वो हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो हम तो हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल में थे। शोएब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ब्रिगेड साहब एक आपसे जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान वो बोरोड लग्जरी का आदी है, हमेशा से रहा है। और अभी तज़किरा किया चौधरी साहब ने कि किस तरह शुरू में ही पहली इमदाद हमें मिली थी, और हम शायद आज भी अमेरिका की तरफ इसीलिए देख रहे हैं कि हमें उसी तरह पैसे चाहिए, कैश चाहिए, इमदाद चाहिए, लग्जरी चाहिए, और बेशक बोरोड ही हो। यही डिपिक्ट हुआ आज खान साहब की तकरीर में। देखें अरसलान, बात यह है कि हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए पॉलिसी के बारे में। चौधरी साहब ने बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अभी न्यू इमर्जिंग पॉलिटिक्स जो होती है, प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स होती हैं, दे कीप चेंजिंग एंड accordingly you keep revising your national aims and objectives according to the ground and political realities। हमने एक शुरू से हमारी वो बात ये बिल्कुल ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है, सारे कोर्सेज, सारी ट्रेनिंग वहाँ पर यूरोप और अमेरिका में होती है। सो उनकी थिंकिंग, और वहाँ पर वो जाहिर है कि उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करके कुछ को विन ओवर भी कर लेते हैं, एंड देन दे बिकम योर, यहाँ के आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, आपके इंटीरियर सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, ये लोग वो बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी डायकोटमी हमारी है। सेकेंड ये कि अब इस वक्त बड़ी क्लियर आई थिंक दुनिया में डिवाइड हो रही है कि एक नया न्यू ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, और जिसमें ज़ाहिर है कि रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशियन कुछ कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, मे बी अल्टीमेटली टर्की और ये इंडोनेशिया, ईरान, ये सारा ग्रुप उसमें आ जाएगा। वैसे भी एक प्रिंसिपल होता है कि आप अपने रीजन में, अपने हमसाया में सबसे पहले आप अपने को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज यू हैव टू लिव एंड यू कांट चेंज योर बाउंड्रीज। और यही हमारी प्रॉब्लम है इंडिया के साथ कि हम बाउंड्री तो चेंज नहीं कर सकते। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने आज एक बड़ा अच्छा अपने फॉरेन स्टेप लिया है कि पाकिस्तान में जो यूएस लेड डेमोक्रेसी मीट है, पाकिस्तान ने रिफ्यूज टू अटेंड। थैंक गॉड के जो है वो इनके ऊपर प्रिवेल की, सेंस प्रिवेल की, और ये रियलाइज की एक दफ़ा तो कम अज़ कम अमेरिका को ये पता चला कि पाकिस्तान हैज़ नाउ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, और हमने आज ये कह दिया कि हम आपकी पॉलिसी नहीं आएंगे, बिकॉज वन, एक साल हो गया आपके प्रेसिडेंट को, ही नेवर बॉदर टू कॉन्टेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब ही हैज स्पोकन टू सो मेनी वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग इंडिया। सेकेंड है कि हम आपने ताइवान को इनवाइट किया है, चाइना के बहुत रिजर्वेशन हैं, चाइना, रशिया बिन एक्सक्लूडेड, टर्की हैज बिन एक्सक्लूडेड। तो कम से कम पाकिस्तान ने एक इंडिकेशन दे दी है कि नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग। सेकेंड ये कि अमेरिका ने हमें हर मौके पर डिच किया, चाहे आप 71 वॉर देख लें, या रशिया के साथ जो हमने ये अफगान तालिबान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, हमें उस वक्त भी अबंडन करके चले गए, और जिसकी वजह से हमारी जितनी असला की वेपन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आ गई, ये स्टार्ट हो गई। अब हमारा एम है कि हमने इकोनॉमिक तरक्की करनी है।
आपके ऊपर उन्होंने पूरा आपको टिच किया अफगानिस्तान के मामले में। जो कुछ हमने किया, व्हाट हैव वी गॉट? 0/0। ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताइए, आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है पाकिस्तान की पॉलिसी में? सर, जो मेरा बुनियादी सवाल था। देखें अरसलान, इस वक्त बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की पॉलिसी, नाउ वी वांट टू बी मोर स्ट्रांग इन आवर रीजन। आज की जो इंक्वायर की है ये यूएस लेड डेमोक्रेसी मीट में, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जी वी आर विद चाइना, वी डोंट वांट टू अनॉय चाइना, वो इज आवर टाइम टेस्टिंग फ्रेंड। आपने हमें तो सर खबरें ब्रिगेड साहब यहाँ तक हैं कि चाइना इज ऑलरेडी टू सम एक्सटेंड अनॉयड। बात हम ना करें तो और बात है। आप सीपैक की प्रोग्रेस जरा देख लें, उस पर जो काम जमूद का शिकार है वो देख लें, उनकी रिजर्वेशंस देख लें, आपके IMF के पास जाना और उनकी शराइत मानना देख लें, फिर क्या रह जाता है पीछे? देखिए प्रॉब्लम ये है कि वही मैं बात करूँगा, ये जो हमारी है ना ब्यूरोक्रेसी, आपने जो उन्होंने IMF के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट की हैं, मुझे एक समझ नहीं आती फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या ऐसी इमरजेंसी पैनिक में क्यों थे? क्या 2-3 महीने और लग जाए तो क्या होता? आपको फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल जीरो तो नहीं पड़ा हुआ। जिस टर्म से वो आपसे मान, डोंट एग्री, हु स्टॉप्स यू? दिस इज व्हाट आई से कि ऐसा ये स्टेट बैंक का गवर्नर, हमारे ब्यूरोक्रेसी जो फुली इंक्लाइंड एट दैट साइड के लिए देयर अ बिग रिफ्ट बना हुआ है। ये प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में इनका बड़ा हाथ होता है, इनका बड़ी ग्रिप है, इन्होंने टोटल एक कंट्रोल किया हुआ सारा कुछ को माफिया ने। अब यहाँ पर इसीलिए इमरान खान इज बीइंग कॉर्नर्ड एंड इमरान खान के पीछे सारे पड़े हुए हैं, बिकॉज ही इज नाउ टेकिंग सम इंडिपेंडेंट पॉलिसी, बिकॉज आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आपकी जियोस्टैटिक लोकेशन बहुत अहम है। आप सीपैक कंप्लीट करके आप अपने आप को अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात पे करना चाहते हैं। यू वांट टू गेट IMF वर्ल्ड बैंक के। बिल्कुल ब्रिगेड साहब, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बात आ गई, लेकिन कॉन्ट्रारी दूसरा जो पॉइंट चल रहा है वो तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी। सर, अब लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मईशत की यही सूरत हाल रही तो, और ये हम नहीं, हुकूमती हलकों से भी लोग इस पर बात करें। अब मैं जैगम खान साहब की तरफ जाऊँगा तफसील से। जैगम खान साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या होगा। आपने चॉइस साहब की बात सुनी, ब्रिगेड साहब की बात सुनी, मैंने अपना नुक्ता आगाज़ में ही रख दिया था। आई होप कि मैं अब आपके पास आके शायद मुझे क्लैरिटी मिल सके, मैं अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। जी अरसलान, मुझे आज पता चला तो इतने बड़े बड़े सवाल आपने पूछे हैं, उनका हल जो है वो पाकिस्तान की बेचारी ब्यूरोक्रेसी ने निकालना है। देखिए, क्लैरिटी आपने कहा है, बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो क्लैरिटी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि थोड़े ही अरसे पहले हमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान ने अब अपनी जो बेसिक ओरिएंटेशन है चेंज कर ली है। अब हमारी जो ओरिएंटेशन है वो जियो स्ट्रेटेजिक की बजाय जियो इकोनॉमिक हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी एक मेक और ब्रेक की सिचुएशन में है। और जिधर हमारी इकानमी जा रही है कि आपकी जो पर कैपिटा है वो इस वक्त बांग्लादेश से भी 40% कम हो गई है, और मुसलसल हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और इकानमी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब इस तनाजुर में इस सवाल को आप रखिए, अमेरिका अलग से कोई चीज़ नहीं है, अमेरिका का मतलब है वेस्टर्न ब्लॉक, तमाम यूरोप। अगर इकानमी आपका नंबर 1 सवाल है तो इकानमी का मतलब तो ये है कि आपके सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। तो आपसे माल कौन खरीदता है? आपसे माल चीन नहीं खरीदता है, आपसे माल वेस्ट खरीदता है, यूरोप खरीदता है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका खरीदता है। अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ आपकी ट्रेड जो है वो आपके फ़ायदे में है, अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है। आप कमाते हैं जिससे। आप देखिए जो दो जो मतलब पोल्स की बात है दुनिया में, तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल में तो 2 ब्लॉक रहे हैं ना, और पाकिस्तान अपनी मफाद की खातिर एक ब्लॉक में भी था। लेकिन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कोई भूटान नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो इस तरह की एक छोटी सी ताकत नहीं है, कोई लेबनान नहीं है कि किसी का स्टूज बन जाए। हमने बुरे वक्तों में भी बहुत मुश्किल बैलेंस बरकरार रखे हैं। चाइना की एक मिसाल आई, चाइना का बैलेंस हमने बरकरार रखा उस वक्त जब अमेरिका के हम क्लोज अलाई थे और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन तक चाइना से नहीं थे, इस वक्त है ना। उस वक्त हमने कहा कि नहीं, हम चीन से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है। हमने ईरान और सऊदी अरब और ईरान जो झगड़ा था उसमें भी अपना बैलेंस रखा, क्योंकि हम भी बहुत कोई गई गुजरी ताकत तो नहीं, अच्छी खासी पाकिस्तान ताकत है।
इस वक्त क्या मसला, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि हम इधर से उधर छलांग लगाते हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग लगाते हैं। एकदम से कहीं से खबर आई कि जनाब हम तो तुर्की और मलेशिया के बुलाक में जा रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ। उधर से कान मरोड़े उन्होंने, तो हम सारी करके हमने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। क्या पाकिस्तान की इतनी तजलील पहले हुई थी? सऊदी अरब जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई था। ज़ैगम खान साहब ये बताइएगा, व्हाई डू वी लैक दिस? हमें ये क्यों, रियलिटी से हम दूर क्यों हैं? हमें क्यों हम चीज़ ये लैक कर रहे हैं? वजह क्या है? क्लैरिटी क्यों नहीं है हमारे पास सर? मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त हमारी गवर्नेंस के दूसरे हिस्सों में क्राइसिस है, जिस तरीके के हमें इकानमी हमारी काबू में नहीं आ रही और हम मिनिस्टर्स बदले जा रहे हैं और सेक्रेटरीज बदले जा रहे हैं और समझते हैं इस तरीके से इकानमी ठीक हो जाएगी। हमारे पास फॉरेन पॉलिसी में भी एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हम डिग्निटी के साथ अपने मफादात को समझते हुए अच्छे तौर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्लान करें और अच्छे तौर पर उसको लेकर चलें। हमें बिल्कुल किसी एक सेक्टर में एक जो है वो ग्रुप के साथ नहीं जाना। चाइना के साथ भी हमारे मफादात हैं, वेस्ट के साथ भी हमारे मफादात हैं। सीपेक के बारे में मुझे सिर्फ एक बात अर्ज करने दीजिए, उससे वो क्राइसिस भी सामने हो जाएगा। देखिए, सीपेक का एक पार्ट 1 था जिसमें हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, हमने अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। दोनों बना लिए, लेकिन उसका फायदा तब हो सकता है जो उसका पार्ट 2 था कि चाइना से यहाँ इन्वेस्टमेंट आती, और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था कि वहाँ जो सनसेट इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना की तरक्की की वजह से वहाँ वाइबल नहीं रही और चाइना ने उसको बाहर लेकर जाना है, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आता, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये मसला है ट्रेड डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का खुद ही हल हो जाता। क्यों नहीं हुआ सर ये स्टेज 2 क्यों नहीं हुआ सर? ज़ैगम खान साहब क्विकली सर, ब्रेक की जाने बढ़ मुझे जी देखिए 2 बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। एक तो ये है कि चीनी जो है वो हमारे दोस्त हैं लेकिन अहमक तो नहीं है। अगर पाकिस्तान के माशी हालात ये होंगे, अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि एक्सचेंज रेट आज क्या है 15 दिन के बाद क्या है, तो दुनिया का कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाहे वो हमारे चाचे का पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो चीनी ही क्यों ना हो। पहली बात, ठीक है ना जी। और दूसरी बात है कि अगेन जिस तरीके से आप फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से आपने चाइना को इनाय किया, आपने सिर्फ अमेरिका को इनाय नहीं किया, चाइना को भी इनाय कर दिया है। उसमें भी आपने ठीक कहा कि चाइना ने भी एक कदम पीछे ले लिया उस पर। ठीक है, सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। आप मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा जी। ब्रेक से वापस आकर जो मईशत है हमारी, मईशत तो अपनी जगह पर है, जो मजाक हो रहे हैं हमारे साथ वो बड़े दिलचस्प हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि कोई कहेगा कि कैमरे को देख के हाथ हिला दे, मजाक हो रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 3 साल हो गए। ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, वापस आकर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब, शरह नमू हमारी 5% से तजावज़ कर जाएगी। 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई है। 1 खरब 18 अरब रुपए इजाफी मिले हैं हमें। कपास में नमू की नतीजे में 136 अरब रुपए, चावल की फसल बेहतर, मकई की फसल 3 अरब, गन्ने की फसल 96 अरब। चीज़ें सारी हैं नहीं है मुल्क में, ट्रैक्टर बिकी जा रहे हैं, ज़रूरी आलात बिकी जा रहे हैं। जो प्रोडक्शन हो रही है, चौधरी साहब कोई इल्म है जा कहाँ रही है? जब हम चीनी बाहर से ख़रीदेंगे, गंदम बाहर से ख़रीदेंगे, दालें बाहर से ख़रीदेंगे, मट्टी का तेल बाहर से ख़रीदेंगे, पेट्रोल बाहर से ख़रीदेंगे, खाने का तेल बाहर से ख़रीदेंगे, सुर्खी पाउडर बाहर से ख़रीदेंगे और हमारी अपनी गैस के ज़खायर सिर्फ 9 साल के रह गए होंगे, तो फिर पाकिस्तान की शरह नमू तो 8% होनी चाहिए। 5% तो कोई मायने नहीं रखती। 8% तो कम से कम इन हालात में फवाद साहब को कर देनी चाहिए। जब साल ख़त्म होगा तो पता चलेगा 1% थी, 1.5% थी। हफीज़ शेख साहब को उनको सुन लिया करें, पाशा साहब को, वो बहुत सच बोल देते हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे वो लोग जो इकनॉमिक्स नहीं जानते उनको भी समझ आ जाती है कि बाज़ार में जाएं तो चीज़ें किस कीमत पर बिक रही हैं।
हमारी ये इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है। जब बिजली की कीमत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन जो है हमारी वो महंगी हो जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको नहीं बेच सकेंगे। हम पाकिस्तान में नहीं बेच सकते। लोगों की अब हालत ये हो चुकी हुई है कि वो ख़रीदने से इनकारी हैं। ईद त्यौहार पर भी लोग अपने नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते। पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये फ़ैसला कर ले कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी बाकिर रज़ा और IMF के हाथ में होगी या किसी पाकिस्तानी के पास होगी। पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ को और मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी को हम चलाएंगे या IMF चलाएगा। अगर IMF चलाएगा तो IMF वैसे चलाएगा जैसे अमेरिका उसको कहेगा। जैसे FATF में हमारी ज़िंदगी को अज़ाब किया हुआ है, सारे पॉइंट्स हमने पूरे कर दिए। एक नुक्ता रहता है जो दुनिया के कई मुल्कों में वैसी ही सूरत हाल है, लेकिन हमारा गला दबाया जा रहा है। सूरत हाल तो यह है कि अब माशी तरक्की होगी तो कुछ और हो सकेगा। अब कोई यहाँ जंग आलात के ज़रिए और हथियारों के ज़रिए नहीं होगी। मुआशी जंग है पूरी दुनिया में और मुआशी जंग में हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ झूठ बोलना छोड़ दिया जाए, उन्हें सच बता दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि और मुश्किल वक्त आ रहा है, और मुश्किल वक्त आ रहा है। जब 11.5 अभी तक तो ये बता रहे थे, ये अभी पैंतरा बदला है। अभी इन्होंने ये कहना कि सस्ता तरीन मुल्क है, शराय नमो इजाफा, ये कोई नई स्ट्रेटजी बनाई है काबीना ने बैठ के? टू माई अंडरस्टैंडिंग वो बहुत सस्ता मुल्क है। रोटी एक ले लें, उसके ऊपर प्याज रख के, जिस तरह देहातों में लोग तोड़ के प्याज के साथ रोटी खा लेते हैं, तो बड़ा सस्ता है। और अगर कोई चीज़ खरीदने जाएं, बिजली का बिल देने जाएं तो नानी याद आ जाती है। पेट्रोल डलवाने जाएं मोटरसाइकिल में तो दादी याद आ जाती है। बिजली का गैस का बिल देना हो तो कर्ज लेना पड़ता है। मकान का किराया देना हो तो दफ्तर से पहले पैसे लेने पड़ते हैं। पूरा मुल्क तो उधार पर चल रहा है। हर शख्स को हमने मकरूज़ करना शुरू कर दिया है। हम लोगों को रिलीफ दे नहीं रहे। और हालत हमारी ये है कि एक काम जो हम कई साल पहले कर सकते थे, जो हमें अब भी कर लेना चाहिए, वो टैक्स चोरी से बचाने का है। ये ट्रैक का जो सिस्टम है, क्या पाकिस्तान के ट्रकों पर हम ट्रैकिंग निज़ाम नहीं लगा सकते? क्या हम इन पे सील नहीं कर सकते? पूरी दुनिया में ये निज़ाम मौजूद है। मलेशिया में है, मैक्सिको में है, अमेरिका में है, बरतानिया में, दुनिया के हर मुल्क में है। नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए कि हम सिर्फ टैक्स चोरी करना चाहते हैं, और वो भी हम इतनी हद तक करना चाहते हैं कि उसके नतीजे में मुल्क की सालमियत को ख़तरा दरपेश हो जाए। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, रियलाइजेशन पहला स्टेप होता है, इस्लाह उसके बाद दूसरा स्टेप होता है। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होती आप इस्लाह नहीं करते। अब पहले तक तो हमें लगता था कि नोटिस ले रहे हैं खान साहब, महंगाई है, मुश्किल है, बेहतरी होगी, अब रिलीफ मिलेगा। अब तो रियलाइजेशन भी ख़त्म होती नज़र आ रही है, इस्लाह तो दूर की बात है। सर देखें, मेरे ख्याल में रियलाइजेशन डेफिनेटली है। अगर आपने सुना हो कि प्राइम मिनिस्टर बड़ी दफ़ा जिक्र भी करते हैं। एक अरसलान देखें, ये जो हम गुर्बत की हरकत बात करते रहते हैं ना, आप मुल्क में देखें गाड़ियाँ कैसे बिक रही हैं, मोटरसाइकिल कैसे बिक रही है, साइकिलें कैसे बिक रही हैं। कौन होटलों में जाके देखें सर, होटल भरे पड़े हुए हैं। कौन सी जगह पर हमें, मुझे तो कोई गुर्बत नजर नहीं आती। हर जगह पर आप देख लें कि किस तरीके से क्या चल रहा है। आप तक इम्पैक्ट आया महंगाई का? नहीं, बिल्कुल हर एक के ऊपर आया। लेकिन देन देखें, जब आप पॉलिसी चेंज करते हैं, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, देन यू हैव टू पे द प्राइस। वो पाकिस्तानियों का प्राइस पे कर रहा है। IMF वर्ल्ड में ने क्या किया? अच्छा, ये ब्रिगेड साहब वैसे जो आपने ये बात कही है, वो एक तबका, एक अशराफिया एक मुल्क में मौजूद है, उसकी वो गाड़ियाँ भी रिकॉर्ड बिकती हैं, उसके लिए वो ही एक ख़ास मखसूस ब्लेस्ड लोग हैं जो अभी शायद बहुत थोड़ा इसका इम्पैक्ट ले रहे हैं। मेजॉरिटी को बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। उनके ज़रा घर जाके हालात अगर हम पूछें या चेक करें, मेरे ख्याल से ये तो पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि वो देखें। नहीं, ये एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखें, जब आपको आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है ना, और आपकी इंपॉर्टेंस वर्ल्ड में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ये आपकी जो एक लोकेशन है, फिर आप न्यूक्लियर मुल्क हैं, फिर सीपैक की तरक्की करना चाह रहे हैं, सारी आपको मुसीबतें उसकी वजह से आई हुई हैं। IMF वर्ल्ड बैंक जो भी कंडीशन लगाई है, कोई और मुल्क ऐसे बर्दाश्त कर सकता है जो इन्होंने पैनिक में कर लिया? क्यों किया वो भी हमें पता है। FATF आपके सामने है, क्या कुछ किया वो भी चौधरी साहब ने जिक्र किया। बात यह है कि अब इस वक्त वी हैव टू स्टैंड।
चाहे आपको 1-1.5 साल के लिए अपनी थोड़ी सी कड़वी और खून पीना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने इकोनॉमिक इंजन को, एग्रीकल्चर को आसमान पे लेके जाना पड़ेगा। जो मुल्क फूड ग्रेन तो जा रहा है ना, फवाद चौधरी साहब ने बताया जा रहा है वो तो सर। देखें जो मुल्क जो आपका सेल्फ सफिशिएंट होगा फूड ग्रेन में, आपकी 80 to 85% जो है ना वो पॉपुलेशन है गरीब गांव की, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है सिर्फ 10% लोगों की, और वो आपकी ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी, टॉप की जो फैमिलीज है, कोई 20-25 फैमिली जो है ना, इन्होंने हाईटेक किया मुल्क को, और यही सारा माफिया बना हुआ है इस वक्त को। जो कहते हैं मैं जरा सर वक्त कम है, जैगम खान साहब की भी राय ले लूं। खान साहब मुस्कुरा रहे हैं आप, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं जितना देख पा रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई ब्रिगेडियर साहब जो बता रहे हैं, काश के ऐसा नहीं है तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। देखें, जो गाड़ियों वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की, जो आपको पता है मईशत दान जो है आमदनी के हिसाब से आबादी को तकसीम करते हैं 5 हिस्सों में। एक हिस्से को कहते हैं वो क्विंटाइल, यानी 20%। तो जो आपका टॉप क्विंटाइल है जो 20% है, उसके पास भी कारें नहीं है, उसके भी आधे के पास कारें हैं। आपकी सिर्फ 9% पॉपुलेशन ऐसी है जो कारें रखने वाली है। और ज़रा आप ये देखिए कि गाड़ियाँ इंपोर्ट किस तरह की हो रही हैं। इस वक्त लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं और डायरेक्ट इंपोर्ट हो रही हैं। इस वक्त 4 व्हीलर्स इंपोर्ट हो रहे हैं, 50-60 लाख 80 लाख वाली गाड़ी इंपोर्ट हो रही हैं। ये वो तबका है जिसने इस दौर में खूब मज़े किए हैं, खूब माल बनाया है। ये हैं जिन्होंने शुगर से माल बनाया है, गंदम से माल बनाया है, खुद गाड़ियों से माल बनाया है। आप देखिए, ये तो इनके तो मज़े हैं ही ना है, तो इनके मज़े कहाँ हो जाते। मिसाल के तौर पर आप ये सिर्फ देखिए कि इमरान खान ने ये कहा, अभी टैक्स की बात अजीम साहब ने की, कि आप प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, पैसे लाएं, टैक्स को छोड़ें। काला धन चाहे टैक्स का है, चाहे स्मगलिंग का है, चाहे नारकोटिक्स का है, हम पूछेंगे भी नहीं। और उन्होंने फरमाया इसकी वजह से गरीब को घर मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, आप मेरी तरह मिडिल क्लास से हैं, मैं उम्मीद करता हूं शायद आप ज्यादा खुशहाल हो, लेकिन आप मुझे बताइए, आपकी नजर होगी इस 1 साल में घरों की और प्लाटों की कीमत कम हुई है या बढ़ी है? जो गरीब को घर मिलना था, क्या 50% से ज्यादा कीमत बढ़ी है इन चीजों की या नहीं बढ़ी? आप बताइए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, बढ़ी है, हर चीज की बढ़ी है। नहीं जी, नहीं, मैं इसलिए प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी में काले धन को सफेद होने का मौका दिया गया था ताकि आप में घर खरीद सकें। काला धन सफेद हो गया। वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने हैं उन्होंने 2-2 गाड़ियां और ले ली, लेकिन हमारे लिए घर का ख्वाब जो है वो और दूर हो गया। प्लाट 50% और महंगे हो गए, घर 50% और महंगे हो गए। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि 40% लोगों को दवाई दस्तयाब नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, वो मेडिकल सिस्टम से बाहर हैं। 50% लोगों के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन, आधी आबादी हमारी एजुकेशन सिस्टम से बाहर है, उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आधी आबादी। 2.5 करोड़ गरीब के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे फिर रहे हैं, स्कूलों में नहीं है। तो किधर से मजे हो रहे हैं? अगर आप गरीबों की हालत तो निकल कर देखें, आमदनी 3 साल में 1 रुपया किसी की नहीं बढ़ी, और आपकी डबल डिजिट में 3 साल से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। 50% से लेकर 100% तक कीमतें बढ़ गई। आमदनी या बढ़ी नहीं या कम। सैगम साहब, आज 180 पे डॉलर बंद हुआ है इस नवीद के साथ। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर, 180 पे डॉलर आज बंद हुआ है, पूरे 180। मुबारक हो जी। तो इस नवीद के साथ मैं चाहूँगा बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का अदा करूँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।